दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। सत्ता की हैट्रिक करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल का गठन तो बिना किसी खास मशक्कत के कर लिया, पर लोकसभा स्पीकर का चयन ज्यादा कड़ी परीक्षा साबित होता दिख रहा है। 18वीं लोकसभा में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है। बहुमत के आंकड़े से 32 सीटें कम यानी 240 सीटों पर ही रह गई बीजेपी इस बार एनडीए के अपने सहयोगियों के समर्थन पर निर्भर है। एनडीए का कुनबा तो बड़ा है, लेकिन सबसे अहम है चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड को साधे रखना। टीडीपी के 16 तो जनता दल यूनाइटेड के 12 सांसद हैं लोकसभा में। मंत्रिमंडल गठन और विभागों के बंटवारे से लगता है कि टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड ने ज्यादा सौदेबाजी नहीं की। शायद वे अपने अपने राज्य के लिए विशेष दर्जे और पैकेज पर जोर देना चाहते हैं। नायडू तो आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा न दिए जाने पर ही 2018 में एनडीए छोड़कर गए थे। तब उनके और बीजेपी नेतृत्व के बीच तल्ख जुबानी जंग भी चली थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भी आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर विशेष दर्जा बड़ा मुद्दा है, पर विशेष दर्जे का सवाल कुछ समय बाद आएगा। फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा नए लोकसभा स्पीकर का चयन है, जिसकी भूमिका गठबंधन सरकार में बेहद निर्णायक हो जाती है। पिछली दोनों लोकसभाओं में बीजेपी को अकेलेदम बहुमत हासिल था, सो उसने अपनी पसंद से क्रमशः सुमित्रा महाजन और ओम बिरला को स्पीकर बना लिया। शायद इसी बहुमत के चलते डिप्टी स्पीकर की जरूरत पिछले 10 सालों में महसूस ही नहीं की गई। लेकिन इस बार हालात बदले हुए हैं। अपनी तीसरी पारी में हर बड़े फैसले से पहले मोदी सरकार को एनडीए के दोस्तों से समर्थन की दरकार होगी, और सत्ता राजनीति में यूं ही कुछ नहीं मिलता। मंत्रिमंडल गठन में दबाव बनाने से नायडू नीतीश ने शायद इसलिए भी परहेज किया हो कि उन पर सौदेबाज का ठप्पा न लग जाए। लेकिन अपने अपने राज्य के लिए विशेष पैकेज और अपने अपने राजनीतिक दलों की सुरक्षा के लिए लोकसभा स्पीकर का पद मांगने से वैसा संदेश नहीं जाएगा। संख्या के खेल में एनडीए से पिछड़ने के बाद संभावनाओं के इंतजार में बैठे विपक्ष ने भी कहना शुरू कर दिया है कि स्पीकर का पद किसी एनडीए सहयोगी को ही मिलना चाहिए। जाहिर है, टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड ही बीजेपी के बाद एनडीए में दूसरे और तीसरे बड़े दल हैं, इसलिए दोनों ने ही स्पीकर के पद पर अपना दावा जता दिया। बेशक सदन के संचालन में और सरकार के संकट के समय स्पीकर की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। माना तो यही जाता है कि स्पीकर को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर निष्पक्ष रूप से सदन के संरक्षक की भूमिका निभानी चाहिए, पर पीए संगमा और सोमनाथ चटर्जी जैसे ऐसे स्पीकर उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। 1967 में स्पीकर चुने जाने पर नीलम संजीव रेड्डी ने तो कांग्रेस की सदस्यता से यह कहते हुए इस्तीफा भी दे दिया था कि स्पीकर को किसी दल का सदस्य नहीं होना चाहिए। वही संजीव रेड्डी 1977 में दूसरी बार लोकसभा स्पीकर बने, और वो भी निर्विरोध। कुछ समय बाद वो देश के निर्विरोध राष्ट्रपति भी चुने गए। 2008 में अमेरिका के साथ परमाणु संधि के विरोध में मनमोहन सिंह सरकार से समर्थन वापस लेने पर सीपीएम चाहती थी कि उसके सदस्य सोमनाथ चटर्जी स्पीकर पद छोड़ दें, पर उन्होंने खुद को दलगत राजनीति से ऊपर बताते हुए इनकार कर दिया था, जिस पर सीपीएम ने चटर्जी को पार्टी से ही निलंबित कर दिया। पर हाल के दशकों में स्पीकर का पद दलगत राजनीति का अखाड़ा बनते हुए भी हमने देखा है। किसी संवेदनशील मुद्दे पर बहस या अविश्वास प्रस्ताव पर निर्णय में तो स्पीकर की भूमिका अहम होती ही है, लेकिन किसी दल में बगावत या विभाजन में तो निर्णायक हो जाती है। शिवसेना और एनसीपी में विभाजन के घटनाक्रम में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका की राजनीतिक गलियारों से लेकर न्यायपालिका तक में कड़ी आलोचना हो। लोकसभा में भी अगर याद करें तो पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व काल में तत्कालीन स्पीकर शिवराज पाटिल ने अजित सिंह के जनता दल में विभाजन को एक जारी प्रक्रिया करार दे दिया था। शायद यह भी एक बड़ा कारण है कि 16 सांसदों वाली टीडीपी और 12 सांसदों वाला जनता दल यूनाइटेड नए लोकसभा स्पीकर के मुद्दे पर किसी तरह का जोखिम मोल लेना नहीं चाहते। सत्तारूढ़ दल के लिए छोटे दलों में विभाजन कराना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। दोनों ही दलों के अतीत में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी से खट्टे मीठे रिश्ते रहे हैं, इसलिए बीजेपी का स्पीकर बनवाने के मुद्दे पर वे शायद ही माने, क्योंकि वह एक तरह से अपनी गर्दन खुद ही उसके हाथों में दे देना जैसा होगा।
पर मोदी भी इतना महत्वपूर्ण पद अपने सहयोगियों को देने के लिए आसानी से राजी नहीं होंगे, क्योंकि तब सरकार को परेशान करने के उनके विकल्प बढ़ जाएंगे। वैसे गठबंधन सरकार में स्पीकर पद सहयोगी दलों को दिए जाने की परंपरा भी रही है। अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार में टीडीपी के ही जीएमसी बाल योगी स्पीकर रहे। वह लोकसभा के पहले दलित स्पीकर थे। एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में बाल योगी की मृत्यु के बाद शिवसेना के मनोहर जोशी स्पीकर बने। मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार में माकपा के यानी सीपीएम के सोमनाथ चटर्जी स्पीकर बनाए गए। 18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलवाने के लिए तो सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा, लेकिन उसके बाद नए स्पीकर का चयन साधारण बहुमत यानी सदन में मौजूद सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा। मोदी सरकार की दृष्टि से देखें तो पिछली लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला का कार्यकाल अच्छा ही रहा। बिरला इस बार भी चुनकर आए हैं, लेकिन जिस तरह बड़ी संख्या में विपक्षी सांसदों को सदन से निलंबित किया गया था, उसके मद्देनजर एनडीए सहयोगी उनके नाम पर शायद ही माने। इसीलिए बीजेपी ने शायद आंध्र प्रदेश से अपनी सांसद दग्गुवती पुरंदेश्वरी का नाम आगे बढ़ाया है। वह टीडीपी के संस्थापक स्वर्गीय एनटी रामाराव की बेटी हैं और चंद्रबाबू नायडू की साली लगती हैं। पुरंदेश्वरी और नायडू की पत्नी भुवनेश्वरी दोनों बहनें हैं। कहा जाता है कि इस बार बीजेपी और टीडीपी में गठबंधन करवाने में भी उनकी भूमिका रही। बेशक पिछले चुनाव के परिणामों के मद्देनजर गठबंधन दोनों दलों की जरूरत थी, लेकिन नायडू अपनी राजनीति की चाबी पुरंदेश्वरी के हाथ में शायद ही देने को राजी हों, क्योंकि नेता भला कहाँ किसी का सगा होता है। खुद प्रधानमंत्री मोदी सार्वजनिक सभा में बता चुके हैं कि किस तरह सत्ता के खातिर नायडू ने अपने ससुर एनटी रामाराव की पीठ में छुरा घोंप दिया था। ऐसे में नए स्पीकर का चयन एनडीए घटक दलों में परस्पर विश्वास की परीक्षा तो होगा ही, भविष्य की संभावनाओं का संकेत भी मिल जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपके सुझावों का भी रहेगा इंतजार। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।